ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने अपना जो एसवीएम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो कर लिया था। ठीक है। तो आज से हम मैट्रिसेस, स्केलिंग और मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है मशीन लर्निंग, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड साथ साथ हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो फाइनल प्रोजेक्ट हमें क्लियर करना है वो भी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दूंगा। 2-3 असाइनमेंट आपको भी मिलेंगे। ठीक है। वो मैं असाइन करना स्टार्ट कर दूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इवोल्यूशन मैट्रिक्स एंड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। डेटा वगैरह को किस तरीके से हम वैलिडेट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। अभी नहीं, जैसे पहले एक्सेल वगैरह के असाइनमेंट मिलते थे ना, उस तरीके से मिलेंगे। आई विल असाइन यू, यू हैव टू डू दैट। प्रोजेक्ट तो हम जो इन क्लास क्रिएट करेंगे ना, एक प्रॉपर की मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन भी समझ आनी चाहिए। अभी तो आप सिर्फ एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हो एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ रहे हो। कंपोनेंट्स को आपस में मिला के यूज कैसे किया जाता है वो समझाने के लिए। ठीक है। तो give me a second, let me just share my screen and we'll start। ठीक है। अब तक हमने एक्यूरेसी एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। 2 मैट्रिसेस हमें पता है। उसके अलावा हम बाकी जो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे पास और भी काफी सारी मैट्रिसेस होती है। ठीक है। जैसे एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हमने पढ़ी। उसके अलावा अलावा हमारे पास रिकॉल, F1 स्कोर, आरओसी, एयूसी। ठीक है। और प्रिसिजन मैट्रिक्स। 5 मैट्रिक्स और होती है, इनके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है। इनको समझेंगे क्या होती है, कैसे वर्क करती हैं, हर चीज के बारे में सीखेंगे। ठीक है। हाँ। और एक हमारा टॉपिक होता है क्रॉस वैलिडेशन का, कि भाई जो मेरे मॉडल ने प्रिडिक्शन करी है, उसको मैं एक और बार प्रिडिक्ट करवा के वैलिडेट करवाता हूँ कि दोनों बार भाई सेम प्रिडिक्शन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ठीक है। इसमें हमें फायदा क्या मिलता है कि भाई मेरे को ये पता लग जाता है कि मेरा मॉडल ट्रेंड है अच्छे से या नहीं। भाई अगर वो पहले रन पे कोई आउटपुट दे रहा है, दूसरी रन पे कोई और आउटपुट दे रहा है, फिर तो मॉडल ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। एटलीस्ट अगर वो गलत भी दे रहा है तो हर बार सेम तो दे। तो ये कंसेप्ट होता है क्रॉस वैलिडेशन का। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, आरओसी एंड एयूसी। रिकॉल, F1 स्कोर, आरओसी एंड एयूसी। Give me just a second, okay?
हाँ जी, तो हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले पांचों मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ होती क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर इनको यूज कैसे किया जाता है वो बता दूंगा, ठीक है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड क्रॉस वैलिडेशन ये टॉपिक है ना आज का, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे पास दिक्कत क्या है कि भाई एक्यूरेसी क्यों यूज नहीं करते, मतलब सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे हम मॉडल की मॉडल को क्यों हम आगे अपने प्रोडक्शन में नहीं डाल देते, ठीक है। एक्यूरेसी में हमारे पास दिक्कतें होती हैं। मान लो एक मॉडल है, उसमें हमने जैसे सर्वाइवल और ट्रेनिंग वाले पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इसने मेरे को सर्वाइवल और नॉन सर्वाइवल में बताएगा, 1 एंड 0 में बताएगा, ठीक है। तो लेट्स से इसने बोला कि भाई 95% सर्वाइव किए, 5% सर्वाइव नहीं करे, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी इसके साथ मतलब 95% सही बताया, सॉरी, एंड 5% गलत बताया, तो एक्यूरेसी हो गई 95%, है ना। बट द पॉइंट इज कि भाई जैसे गलत बताए उसके अंदर बायसनेस हो सकती है। कैसे कि भाई मान लो मेरे पास इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। मेरे पास एक्चुअल डेटा था, लेट्स से 50-50 का डेटा था कि भाई 50% सर्वाइव किए थे एंड 50% सर्वाइव नहीं किए थे, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा था, दिस इज एक्चुअल, ठीक है। अब जो प्रिडिक्शन आया, प्रिडिक्शन में उसने इस 50% के तो 100% सही बताया, ठीक है। और जो ये 50% है इसमें से उसने लेट से 50% सही बताया, समझ रहे हो, परसेंटेज में समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक्चुअल जो एक्यूरेसी है उसकी वो कितनी हो गई, यहां से 100%, यहां से 50%, तो आउट ऑफ 100 इसकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 75% की एक्यूरेसी आ गई इसकी। परसेंटेज कैलकुलेशन पता है ना, नहीं पता? नंबर्स पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको नंबर को ऐसे ले लो कि भाई 50 सर्वाइव किए थे, 100 लोग थे टोटल, उसमें से 50 ने सर्वाइव किया, 50 ने सर्वाइव नहीं किया, ठीक है। जिन्होंने सर्वाइव किया उसको तो 50 के 50 को इसने बोल दिया। हाँ हाँ, समझ आया, तो दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। इसमें से उसने जो 50 लोग सर्वाइव किए थे उनको तो इसने एकदम सही प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई 50 के 50 सर्वाइव किए। बट जो सर्वाइव नहीं करे थे उसमें से वो 25 ही बता पाया कि सर्वाइव नहीं करे, बाकी को उसने बोल दिया कि सर्वाइव कर गए, जो कि गलत हो गया। अब मतलब ये 100 थे टोटल पीपल, उसने सही कितना का बताया, 75 का, तो एक्यूरेसी उसकी 75% हो जाएगी, है ना। बेसिक मैथ समझ आ रही है इतना, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई उसने जब सर्वाइव कर रहे हैं उसको तो सारे सही बताए, ठीक है, बल्कि 25 एक्स्ट्रा ही बताए, जो कि गलत है, बट एक्स्ट्रा उसने सर्वाइवल में बताए, ठीक है। बाकी जो 25 थे जो मतलब सर्वाइव नहीं किए उसमें से उसने हाफ गलत बताए। बायसनेस है यहाँ पे कि भाई मेरा मॉडल सर्वाइवलशिप के लिए बायस्ड है, मेरा मॉडल सर्वाइवलशिप के लिए बायस्ड है। इतना बात समझ आया। अब जो बायसनेस है ना, ये इस एक्यूरेसी में नहीं दिख रही है, पॉइंट कि एक्यूरेसी के अंदर बायसनेस थोड़ी ना दिखती है। मेरा मॉडल अगर किसी एक चीज के लिए बायस है तो मेरी एक्यूरेसी में थोड़ा ना दिखेगी, एक्यूरेसी में तो 75% इसकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी है ना। तो अगर मैं ज्यूम करूं एक्यूरेसी के बेसिस पे लेके चलूं तो भाई वो 100 में से मेरे को 75 सही बताएगा, ठीक है। बट मान लो अब जो ये स्प्लिट था, ये स्प्लिट हो गया 80 और 20 का, ठीक है। एक्चुअल डेटा में 80 और 20 का स्प्लिट हो गया, 80% उसने सर्वाइव करे थे और 20% सर्वाइव नहीं करे थे, ठीक है। इतना समझ आया। तो अब 80 में से वो सर्वाइवलशिप तो सबको बता रहा है सही, तो 80 के 80 को उसने सही बताया, इसमें से हाफ बता पा रहा है, इसमें से इसने 10 बताया, 90% की एक्यूरेसी आ गई। मॉडल बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी के हिसाब से मॉडल बहुत अच्छा है, बट बायसनेस है। अगर मैं सेपरेटली देखूं तो यहाँ पे 100% है और यहाँ पे तो 50% ही है, लेकिन वो निकालते कैसे वो तो बताऊंगा। बायसनेस होती क्या है अभी,
नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बताऊँ बायसनेस होती क्या है, निकालते कैसे वो तो हम आगे एफ स्कोर वगैरह में जब जाएंगे तब बताऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूँ बायसनेस होती क्या है। ठीक है भाई, 80 और 20 है, अब जैसे पहले 50-50 था, अब 80-20 है। ठीक है, 80-20 है तो भाई जो सर्वाइव कर रहे हैं उसको तो एकदम सही बता पा रहा है वो, तो 100% बता पा रहा है, तो मतलब 80 की 80% सही बताया। जो 20 बचे हुए थे जो सर्वाइव नहीं किए थे, उसमें तो 50% एक्यूरेसी दे पा रहा मेरे को, तो 10 का ही बता पाएगा। अब मैं ओवरऑल एक्यूरेसी देखूंगा तो 90% की एक्यूरेसी आ गई। बट ये एक्यूरेसी सही नहीं है क्योंकि मेरा मॉडल बायस है, वो सर्वाइवलशिप को तो 100% बता रहा है, बट जो लोग सर्वाइव नहीं किए उसमें तो 50% की एक्यूरेसी दे पा रहा है। ठीक है, दिक्कत क्या है इस एग्जाम्पल की जगह पे, अगर मैं एक नंबर ले लू, मतलब नंबर को लेट्स से जस्ट फ्लिप कर दूं। ठीक है, मैं 20% ऐसे लोग थे जो सर्वाइव किए थे, और 80% 80 लोग ऐसे थे जो सर्वाइव नहीं किए थे। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी तो वो 100% बता रहा है, तो 20 का 20 आ जाएगा, इसका वो 50% ही बता रहा है, तो यहाँ पे 40 आएगा, तो 60% एक्यूरेसी हो गई। देख रहे हो प्रॉब्लम, समझ रहे हो क्या हो रही है, कि भाई डेटा हैवी बहुत ज्यादा, मतलब बायसनेस और सर्वाइवल की तरफ बायसनेस हो गई, तो एक्यूरेसी 60% से लेकर 90% तक जा रही है। अगर डेटा में सर्वाइवरशिप ज्यादा है, ज्यादा लोगों ने सर्वाइव किया तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और डेटा में कम लोगों ने सर्वाइव किया तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गिर रही है। तो एक्यूरेसी इसलिए मेरा ना मतलब डेफिनेटिव मैट्रिक्स नहीं हो सकता, मैं इसके बेसिस पे मॉडल को जज नहीं कर सकता मेरा मॉडल अच्छा है या फिर नहीं है। तो इसलिए मेरे को और भी बहुत सारे इवेल्युएशन के क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे पास अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जो कि मैंने अभी बात करी, रिकॉल, प्रिसीजन, एफएन स्कोर, उसके अलावा आपके दो और थे, आरओसी एंड एयूसी। ठीक है, तो ये अलग अलग मेरे पास मैट्रिसेस होते हैं, हर एक मैट्रिक्स के बेसिस पे मैं अपने मॉडल को जज करता हूँ, और ऐसा मॉडल जो कि सभी मैट्रिसेस में अच्छा परफॉर्म करता है, वही मॉडल एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। समझ आया? ठीक है, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट है। एक्यूरेसी 50 से ऊपर आ गई तो भाई उस डेटा के लिए वो 50 से ऊपर चीजें सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि मॉडल अच्छा है या नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी ये बताती ही नहीं है कि मॉडल अच्छा है या फिर नहीं है। अभी के लिए हम इस चीज को एज्यूम करके चल रहे थे, क्योंकि अभी तक आप लोगों को बायसनेस का मतलब ही नहीं पता था, अभी तक आप लोगों को बायसनेस का मतलब ही नहीं पता था। तो मैंने बायसनेस का जो मतलब समझाया, तो समझ आया ना कि भाई एक्यूरेसी एक डेफिनेटिव मैट्रिक्स का यूज नहीं हो सकता, मैं एक्यूरेसी की बेसिस पे नहीं बोल सकता मॉडल अच्छा है या बुरा है, मेरे को और रिजल्ट चाहिए, मेरे को और डेटा चाहिए। इतनी बात समझ आइए, इतनी बात समझ आई एक्यूरेसी क्यों एक डेफिनेटिव मैट्रिक्स नहीं है, और बायसनेस क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम है बायसनेस की, तो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस आते हैं। ठीक है, और बायसनेस ना अकेली प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर काफी सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो हर एक मैट्रिक्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सबका डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, द बेसिक पॉइंट इज कि भाई हर एक मैट्रिक्स कुछ ना कुछ बात सही बताती है, कुछ ना कुछ बात गलत बताती है। ठीक है, या किसी पार्ट को अकाउंट नहीं करती है। तो हम सभी मैट्रिक्स को, या फिर एटलीस्ट 3 से 4 मैट्रिक्स को तो कंसिडर करते ही करते हैं जब भी हम एक मॉडल को बोल रहे हैं कि भाई अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो जो मैंने मैट्रिसेस की बात करी उन पे वापस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्रिसीजन, रिकॉल एंड एफ1 की बात करी थी, इनको एक बार बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, अम, तो प्रिसीजन और रिकॉल की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन क्या होता है कि भाई परसेंटेज ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव डेटा एक्चुअली, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल प्रिसीजन की। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रिडिक्टिव पॉजिटिव डेटा एक्चुअली पॉजिटिव, तो मतलब प्रिडिक्टिव पॉजिटिव एंड एक्चुअल पॉजिटिव। ठीक है, पीपी और एपी ले लेते हैं, इसका परसेंटेज होता है, दिस इज प्रिसीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको एक्चुअली स्टडी कैसे करेंगे, और प्रिडिक्टिव पॉजिटिव और एक्चुअल पॉजिटिव होते क्या है।
प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इज कि भाई मेरे मॉडल ने कितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 50-50 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जो एक्चुअल रिजल्ट था उसके अंदर 50 सर्वाइव किए थे, 50 सर्वाइव नहीं किए थे। मेरा मॉडल है जिसमें एक्यूरेसी का इश्यू था, उसमें क्या होगा कि भाई यहाँ से 50 को 1 बोलेगा और यहाँ से 25 को 1 बोलेगा। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा? अभी तो बताया। जो मेरा एक्यूरेसी में जब इशू था, तो भाई वो यहाँ से तो 100% सही बता रहा था, यहाँ से 50% सही बता रहा था। तो 50% का हाफ 25 हुआ ना, मतलब 50 का हाफ 25 हुआ, तो मतलब वो 25 यहाँ से 50 को वो 1 बता रहा है जो कि सही है, यहाँ से 75 25 को वो 1 बता रहा है जो कि गलत है। बट एक्चुअली वो पॉजिटिव कितने प्रेडिक्ट कर रहा है? 75, 75 प्रेडिक्ट कर रहा है। तो प्रेडिक्टिव पॉजिटिव हो गया मेरे पास 75, ठीक है। एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं? 50। नहीं, एग्जांपल लिया मैंने बस एक ये, बायस में से परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, सिंपल एग्जांपल लिया मैंने एक। परसेंटेज 34 66 समथिंग ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, कुछ भी स्प्लिट हो सकता है, ठीक है ना। तो 75 यहाँ पे, ठीक है। और एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं? 50। कितने परसेंट हो गया? 125 क्यों होगा, ये 150% होगा ना। 150% आया ना, प्रीसीजन 150% आ रहा है, ठीक है। जब मेरा प्रिसीजन की वैल्यू 100 से ऊपर चली जाए, जब मेरे प्रिसीजन की वैल्यू 100 से ऊपर चली जाए, वो होती है ओवरफिटिंग का केस। दिस इज द ओवरफिटिंग केस, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग जब मेरी प्रिसीजन की वैल्यू 100 से ऊपर चली जाए, मतलब वो ओवरफिट कर रहा है, मतलब ज्यादातर वैल्यूज को एक ही कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव में ज्यादातर वैल्यू को डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 100 से नीचे गिर रही है, मान लो 50 या 75 समथिंग आ रही है, तो ये अंडर फिटिंग का केस हो जाता है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये आती, एक्चुअल पॉजिटिव आते मेरे पास 25, सॉरी प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आते 25 और एक्चुअल पॉजिटिव आते 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, 25 अपॉन 50 इंटू 100, दिस इज बेसिकली 50%, है ना। ये कैसे हो जाता है अंडर फिटिंग का। ओवर फिटिंग जब प्रिसीजन की वैल्यू 100 से ऊपर जा रही है, अंडर फिटिंग जब प्रिसीजन की वैल्यू 100 से नीचे गिर रही है, ठीक है। दोनों ही हमारे लिए बेकार होता है, दोनों ही केस में हमारा मॉडल तो बेकार हो गया ना, पॉइंट। इस वाले केस में मैं क्या बोलूंगा कि भाई वो सर्वाइवलशिप के लिए बायस्ड है, या फिर मैं बोल सकता हूँ सर्वाइवल को ओवरफिट कर रहा है और अनसर्वाइवल को, जीरो को, डेथ को अंडरफिट कर रहा है। डेथ का क्योंकि 50 से नीचे आ रहा है, और इसका सर्वाइवल को 50 से ऊपर, 100 से ऊपर आ रहा है, 50 से नीचे, सॉरी 100 से नीचे आ रहा है, और ये 100 से ऊपर आ रहा है, तो वो सर्वाइवलशिप को ओवरफिट कर रहा है और इसको डेथ को अंडरफिट कर रहा है, ठीक है। ये समझ आया? दिस इज प्रिसीजन, ठीक है, दिस इज प्रिसीजन। तो इसकी मैं फोटो लेके आपके ग्रुप पर डाल देते हैं। क्या टाइप नहीं है, दो वैल्यूज। हाँ वो वैल्यूज है। हम्म?
बताइए। हाँ, सारी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, प्रेसिजन हो गया। और जो रिकॉल होता है वो इसका उल्टा होता है। हम्म, कंसेप्ट वाइज उल्टा है। और जब हम बात करता हूँ रिकॉल की, तो इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं कि भाई एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे, ठीक है, उसमें से कितने उसने एक्चुअली प्रिंट करे, प्रिंटेड पॉजिटिव। इसमें प्रिंटेड पॉजिटिव पहले था, इसमें एक्चुअल पॉजिटिव पहले होता है रिकॉल में। ठीक है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। 50 था और 50 थे 1 और 0, इसमें से 100% था और इसमें से 50% था। एक्चुअल पॉजिटिव, हाँ एक्चुअल पॉजिटिव मेरे पास थे 50, इधर 25 आ जाएगा। उसमें प्रिंट एक्चुअल नहीं, प्रिंटेड पॉजिटिव तो 75 हो गई ना। नहीं, एक्चुअल पॉजिटिव कितने हैं 50, उसने प्रिंट कितने करे, उसने पॉजिटिव कितने बोले पॉजिटिव है, मतलब कितने को वन बोला उसने, 50 को वन क्यों बोला। प्रिडिक्शन कितने की वन करी उसने, यहाँ से 100% की करी तो 50, यहाँ से भी तो 50% की वन करी होगी ना, जब जीरो नहीं करी तो वन ही करेगा। 75, 50 यहाँ से 25 यहाँ से, 75 को उसने पॉजिटिव बोला ना, 75 को पॉजिटिव बोला, तो ये 75। ठीक है, इस नहीं उसने दोनों का कैलकुलेट करने का मतलब नहीं बनता ना, अगर उसने मान लो यहाँ पे भी 100% दिया होता, यहाँ पे भी 100% दिया होता, तो फिर मैं सिर्फ इसी का कैलकुलेट करता। गेटिंग अ पॉइंट। मेरे को दो चीजें, एक्चुअल पॉजिटिव जो कि मेरे डेटा के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज थी, इसका रिजल्ट ही पॉजिटिव था। ठीक है, फिर पॉजिटिव उस डेटा में से उसने कितनों को पॉजिटिव बोला, मेरे मॉडल ने कितनों को पॉजिटिव बोला, दैट इज प्रिडिक्टिव पॉजिटिव। ठीक है, 75, हाँ ठीक है, इसी परसेंटेज आएगी। 50/75 निकालेंगे इंटू 100, और दिस इज बेसिकली 0.3 आएगा, नहीं 0.75 हो गया ना ये, 0.75। इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे नहीं करते, तो हम करते हैं 25 से, तो 2 3, तो 2/3 इंटू 100, 2/3 इज 0.66 इंटू 100, तो ये 66% के आसपास आ गया, है ना, 66% के आसपास आ गया। दिस इज रिकॉल। ठीक है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग इसमें नहीं होती, मतलब इसमें भी अगर आप निकालना चाहोगे उल्टा हो जाएगा बस वो। ठीक है, जिसमें हम उसको अंडर फिटिंग बोल रहे थे वो ओवर फिटिंग हो जाएगी, जिसमें हम ओवर फिटिंग बोल रहे थे वो अंडर फिटिंग हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ज्यादा ध्यान मत दो, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग का मतलब समझ आया आपको बस, है ना। ये सीजन 100 से ऊपर चला जाए, 100 से नीचे। ठीक है, तो अब दोबारा लिख देता हूँ, जो ओवर फिटिंग का केस है, ठीक है, ओवर फिटिंग का जो केस है उसके अंदर क्या होता है, प्रिसीजन ग्रेटर देन 100 या फिर रिकॉल लोअर देन 100, क्योंकि रिकॉल उल्टा है ना उससे, रिकॉल उससे उल्टा है। इसकी फोटो ले रहे हो, ग्रुप पे डाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, रिकॉल प्रिसीजन का जस्ट अपोजिट है ना, राइट, तो ईयर लोअर देन 100। ठीक है, अंडर फिटिंग का केस क्या हो जाएगा, अंडर फिटिंग का केस हो जाएगा जब मेरा प्रिसीजन इज लोअर देन 100 एंड रिकॉल इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, समझ आया, दोनों वैल्यू समझ आई। ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ते क्यों है, एक्चुअली ये मैट्रिसेस है नहीं, हम इनको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को पढ़ते क्यों है, इन दोनों को हम पढ़ते हैं क्योंकि जो F1 स्कोर है वो इन दोनों का मीन होता है। सेम क्यों रहेगा, उल्टा हो जाएगा ना।
अभी रिकॉल कैलकुलेट किया था, व्हाट्सएप पे देख लो, फोटो में भी है, 66 आई थी। ठीक है, 60 बाय 2। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का देखो बेसिक अगर मैं कंसेप्ट बताना चाहूँ, वैसे देखो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट हार्मोनिक मोशन सुना है आप लोगों ने? हार्मोनिक मोशन इज एन बेसिकली आइडियल मोशन। मतलब होता है इसका कि भाई आपने पेंडुलम को टॉस किया, पेंडुलम पता है ना, पेंडुलम को टॉस किया, ठीक है, तो रियल लाइफ में क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और वो इवेंचुअली रुक जाएगा। हार्मोनिक पेंडुलम क्या करेगा, वो एक बार आपने टॉस किया तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उतना ही डिस्टेंस में आगे ट्रेवल करके वापस उसी पॉइंट पे आएगा, मतलब उसमें लॉसेस नहीं होते। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन आप एक्चुअली मैथमेटिक्स में थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ऐसा मीन जो कि आप थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं समझ आया? मैंने बोला ही था कि इस वाले में इतना ज्यादा मत जाओ, इसको आप सिंपल मीन मान लो। ठीक है, वो नाम हार्मोनिक मीन है क्योंकि मैथमेटिकली फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका। ठीक है, बट आप इसको सिंपली मीन की तरह मानोगे, अभी आप वैल्यूज में बहुत सारा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, कितना हो गया ये, 5200 एंड 216/2, दैट इज 1 and 18, 18 होगा? नहीं, 18 होगा ना शायद से, 216/2 नहीं, और 100 and 108, सॉरी जीरो आएगा ना, एक मैंने 1 लिया यहाँ पे, हाँ 108। हाँ ठीक है, 108 ही एफ स्कोर हो गया मेरा। ठीक है, जब एक्चुअल एफ स्कोर आएगा वो पॉइंट में आएगा। हाँ, एक्चुअल जो एफ स्कोर होगा, मतलब देखो, दिस इज बेसिक कैलकुलेशन, एक आइडिया के लिए है ये। ठीक है, एक्चुअली ऐसे नहीं निकालोगे आप एफ स्कोर। हाँ, ये एक ही पार्ट है पूरा, एफ स्कोर निकालने के लिए ही बाकी सारी चीजें होती हैं। आपको सिर्फ एक कमांड देना, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, कोड बहुत ज्यादा सिंपल है इसका, एक्चुअली ऐसे मुश्किल है। हाँ, कैलकुलेशन करने वाला जो कोड है ना, सिर्फ एक ही लाइन है इसकी, एक लाइन का कोड है सिर्फ, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है भी नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट ना लिखना मत, जो मैंने मीन निकाला था, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एफ स्कोर को हार्मोनिक मीन मान लो, इस रिकॉल का। क्या? हाँ हाँ, तो वही तो लिखा है, प्रिसीजन करवाया, हाँ। गाइस गाइस गाइस, थोड़ा सा शांत, उसके बाद सुनने जा रही है। उल्टा हो गया ना, रिकॉल में, रिकॉल में 100 से कम पे ओवरफिट होगा। पहले वाला केस प्रीसीजन में हमने पढ़ा था, 150% आया था, और रिकॉल में जब वही सेम केस पढ़ा, 66% आया। तो रिकॉल के केस में 100 से कम वाला ओवरफिट होता है, प्रीसीजन के केस में 100 से ज्यादा वाला ओवरफिट होता है। दोनों केस में ओवरफिट तो सेम ही केस को बता रहा है ना वो, कैलकुलेशन के तरीके अलग अलग है। ठीक है ना, समझ आया? क्लियर कंसेप्ट? हाँ, नॉर्मल मीन एक्चुअली होता नहीं इसमें, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था कि भाई कैसे निकाल रहा हूँ। हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट ही लगता है इसमें एक्चुअली। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं एफ स्कोर का। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स डू वन थिंग, जो हमने ये वाला एसवीएम किया था, इसी में हम एफ स्कोर वगैरह भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स किया था ना, इसके बाद में एक मैट्रिक्स और इंपोर्ट कर लूंगा, जिसे कहता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैं और इंपोर्ट कर लूंगा जिसमें कहता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब क्योंकि मैं मैट्रिसेस ज्यादा हो रही है मेरे पास, सो आई विल डू दिस।
ठीक है, इससे मैं मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकता हूँ इस चीज को। थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने कोड। हाँ, ये कल कराया था। कोई बात नहीं, यही सेम कंसेप्ट आप जो ऊपर वाला आपके पास है ना उसमें भी कर सकते हो। क्लास आपके पास एक्चुअली लिखा हुआ है, उसमें भी कर सकते हो आप। ठीक है, आपके पास यही तो डिफरेंट होगा ना, ये लाइन तो सेम होगी। हाँ, जैसे उसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। मैंने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स में ऐड किया ना। रिपोर्ट्स नहीं, रिपोर्ट। ये ठीक है, जो आप लोगों ने कर रखा है उसमें कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, एसवीएम की जगह पे इसको आपने रैंडम फॉरेस्ट कर रखा है। रैंडम फॉरेस्ट कर रखा है आप लोगों ने शायद से ना। रैंडम फॉरेस्ट में कर लेते हैं, या रैंडम फॉरेस्ट वाला इसमें कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ, अभी जब ज्यादा बढ़ेंगे तब देख लेंगे इसे। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट वाले में कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने कॉमा करके क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है। ठीक है, अब एक्यूरेसी हो गया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया। सीआर दे देता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का नाम। ठीक है, इसके अंदर इसको पेस्ट ही कर देते हैं। और इसके अंदर मैं सेम यही देना है मेरे को। ठीक है, जो मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह कर रहा था, इसके बाद एक प्रिंट और लगा देते हैं। हाँ जी, समझ आया क्या किया। बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन किए नहीं, 3 लाइन ऐड करी है सिर्फ, है ना। इससे मेरा प्रिसीजन, रिकॉल और एफएन स्कोर तीनों निकलते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लाइन से। बेसिकली देखो, मेन जो कोर लाइन है वो तो यही वाली है ना, जो कैलकुलेट कर रही है एक्चुअली, है ना। तो इससे मेरा प्रिसीजन, एफएन स्कोर और रिकॉल तीनों निकलते हैं। इसको बस रन ऑल कर दूंगा, हम लोग आराम से इसे लिखते रहो। ठीक है, इतना ये रन हो रहा है। एक्यूरेसी भी इसी में दे रहा है ये। एक्यूरेसी भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी भी इसी में दे रहा है, वो क्लासिफिकेशन कोड में एक्यूरेसी भी देता है। एक ही यही तो लिखा था बस, ये नहीं लिख पाया अभी तक। अच्छा, तुमने कोड ही नहीं लिख रखा है, ओके, कर लो कर लो। नहीं नहीं, ये तो रैंडम फॉरेस्ट वाला है ना, ये तो पहले किया था। आपने लिख रखा है ना। मैं बस समझा देता हूँ, आई गेस आज आरओसी यूसी तो कर नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो मैंने सोचा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा दूंगा, बट ये वाला थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया इसने। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया एफएन स्कोर का क्या है। मैं भाई बायसेस वगैरह देख सकता हूँ, अगर मैं नीचे देखूँ भी, एक बार पहले समझ लो। ठीक है, मैं नीचे देखूँ भी तो मेरा प्रिसीजन, रिकॉल एंड एफएन स्कोर आ रखा है। ठीक है, इसके अंदर मैं देखूँ तो भाई जो मेरा एफएन स्कोर है वो 0.85 है नॉन सर्वाइवलशिप, मतलब डेथ्स के लिए, एंड 79 है सर्वाइवलशिप के लिए। ठीक है, इसका बेसिक प्रिडिक्शन, मतलब इसका बेसिक आउटपुट पढ़ने का तरीका क्या हुआ कि भाई जो मेरा मॉडल है वो ना डेथ्स को ज्यादा फेवर कर रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि एफ स्कोर डेथ्स का ज्यादा है। ठीक है, और फिर अंडरफिट अभी यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो दोनों में ही अंडरफिट कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि रियल लाइफ में वो कुछ कुछ छोड़ भी तो देता है ना, गलत वाले भी तो आ जाते हैं। पॉइंट, रियल लाइफ में कुछ कुछ गलत वाले भी तो आ जाते हैं, तो वो थोड़ा उस पे स्कोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब प्रिजन और रिकॉल एक्चुअली देखते भी नहीं हम, सिर्फ वेपन को देखना होता है। ठीक है, और हार्मोनिक मीन का फायदा ही यही होता है कि मैं सीधे से वेपन स्कोर देख के एक्चुअली अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग का केस भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो 0 के लिए मेरा 0.85 है, 1 के लिए 79 है। ठीक है, इसका मतलब कि भाई 0 को वो ज्यादा प्रेडिक्ट करना चाह रहा है। ठीक है,
तो मतलब डेथ्स के लिए जो केस है, हाँ डेथ्स के लिए ज्यादा, जो यहाँ पे वाला केस है उसका उल्टा हो गया है, डेथ्स को ओवरफिट कर रहा है, सर्वाइवरशिप को अंडरफिट कर रहा है। ठीक है, बायसनेस है, बट आप अगर देखोगे तो दोनों वैल्यू ना बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों वैल्यूज में। 0 के लिए F1 जो स्कोर है और 1 के लिए जो F1 स्कोर है, इन दोनों में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, बहुत कम डिफरेंस है। तो आप एक्चुअली इसको अंडरफिटिंग या ओवरफिटिंग नहीं बोलोगे, ठीक है, तो सिंपली बोलोगे कि हाँ मेरा मतलब बायसनेस बहुत कम है, थोड़ी सी है बायसनेस बस बहुत कम है, एंड दिस इज यूजुअली एक्सेप्टेबल। ठीक है, और मेरी 0.25 से बड़ा डिफरेंस आ जाए, इस मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर में से माइनस करने से तो आंसर है वो 0.25 या उससे बड़ा आ जाए, तो मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि हाँ भाई बायसनेस काफी ज्यादा है। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा एक्चुअली 0.06 ही आ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई बायसनेस बहुत कम है। ठीक है, मेरा मॉडल एफ स्कोर वाला जो टेस्ट है, एफ स्कोर जो की जो मैट्रिक्स है उसको पास करता है। समझ आया? देखो, मैंने बताया कि एफ स्कोर में क्यों देखता हूँ, एफ स्कोर में देखता हूँ बायसनेस पता करने के लिए। अगर एक मॉडल के अंदर बायसनेस है तो वो मॉडल अच्छा नहीं है, और बायसनेस नहीं है तो मॉडल अच्छा है ना। तो बेसिकली मैं सिंपल टर्म्स में ये बोल सकता हूँ कि भाई एफ स्कोर को, जो एफ टेस्ट है उसको पास करने के लिए बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और मैंने बताया कि इन दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करो तो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो 0.25 से बड़ा आ रहा है, तभी मैं एक्चुअली बोलता हूँ कि भाई बायसनेस है। इतने छोटे डिफरेंस को मैं एक्चुअली बोलता भी नहीं हूँ कि बायसनेस है। ठीक है, तो इस जो ये वाला हमारा मॉडल है इसके अंदर बायसनेस नहीं है ना, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि भाई F1 टेस्ट पास करता है मॉडल। ठीक है, और मैंने शायद से स्क्रीन, हाँ वो नेटवर्क की वजह से स्क्रीन भी शेयर नहीं हुई थी, वाले को रिकॉर्डिंग में भी डाल देते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, ये था मेरा कोड, कोड लिख लो आप लोग, और जो इसका रिजल्ट था वो ये रिजल्ट है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक्यूरेसी भी एक्चुअली इसमें आती है 0.82 आ रही है, जो कि 0.82 ही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, क्या हुआ? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आर छोटा आएगा, हाँ। तो हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिखा है ना, तो आर छोटा आएगा। हाँ मतलब जहां जहां पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिखा सब में ही छोटा याद आएगा, और फिर रन रोल करना है। हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए I guess इतना ही रखते हैं। किसको? नहीं ऐसे ही रखा मतलब। आपने कहीं ना कहीं पे इशू किया होगा, ये रिपोर्ट पूरा है यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, आगे करेंगे, आप लोगों का एक बार ये वाला पार्ट हो जाए। समझ आया वैसे? ठीक है, एवोल्यूशन मैट्रिक्स से दो पार्ट अभी बचे हुए हैं बस, आरओसी एंड एयूसी। ठीक है, ये ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। ठीक है, और वी विल ट्राई कि कल से तो हम प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर ही दें। ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। चलिए, बाय बाय। हाँ जी। आपने नीचे वाली लाइन तो लिखी ही नहीं वहां पे, जो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट उसके ऊपर वाली लाइन।
वेलकम। फिर आज आप लोगों को एक बुक भी दे देता हूँ, जो छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं दे रहा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाला पार्ट किया ना हमने आज। वो जितने भी आपने लोगों ने अब तक एल्गोरिथम्स पे वर्क किया ना, हर एल्गोरिथम के अंदर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी मतलब डाल देना, ठीक है। हर एक मॉडल की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी निकाल लेना। जैसे रैंडम फॉरेस्ट में किया था, सेम ही तरीका आपका डिसीजन ट्री में है, सेम ही आपका यहाँ पे लॉजिस्टिक में है, सेम ही आपका यहाँ पे लीनियर में भी है, ठीक है। और लीनियर को छोड़ देना, लीनियर में एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह वर्क नहीं करती। तो लॉजिस्टिक में, डिसीजन ट्री में, रैंडम फॉरेस्ट में हमने कर ही लिया। और एसवीएम में, एसवीएम का तो कोड ही नहीं है ना आप लोगों के पास। इसकी फोटो ले लो एक बार, ये लिख लेना। अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक है, ये वाला कोड भी ऐड करके इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऐड कर लेना, ठीक है। ये लो, आप ये लिख लो। समझ आया कंसेप्ट तो, कैसे ऐड करना है। सब 3 लाइन ऐड करनी है, हर एक के अंदर सेम 3 लाइन ऐड होगी, ठीक है। और एक बार आप इसके में से देख के अपना वो भी पूरा कर लेना जो। हाँ, बाय बाय। नहीं, ये लास्ट लाइन नहीं है, ये वाली लाइन ना। मैं तो कह रहा हूँ, अपने वाली लाइन मिस करी थी ना। हम्म। अब करो, ठीक है।